हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 बच्चों, हम आपका एसएसटी में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का। आइए सो आगे पढ़ते हैं। हम लोग जल के बारे में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जल का वितरण कैसे कैसे होता है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण। ठीक है, क्या आप जानते हैं? सबसे पहले आप इसे देखिए। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? 22 मार्च को, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। 22 मार्च को हम किसके रूप में मनाते हैं? विश्व जल दिवस के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में अवर्णनीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। यानी महासागरों का जल जो होता है बच्चों, आपने देखा हो तो, कहीं आप घूमने गए हो तो, वो हमेशा गतिशील होता है, यानी कि हमेशा चलता रहता है इधर उधर। वो हमें कभी भी जो है वो शांत नहीं रहता, यानी कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात है तरंगे। समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तरंगे किसे कहते हैं? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर हल्की पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। हल्की पवन होती है तब क्या होती है? तरंगे उत्पन्न होती हैं। और जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। देखो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, तरंगे उठ रही हैं। ठीक है, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो। पोताश्रय यानी कि जहाँ पर वायुयान या जहाँ पर जो वो होते हैं, जहाज़ जो होते हैं वो रुकते हैं, उनकी जो रुकने की जगह होती है वो कहलाती है पोताश्रय। ठीक है, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डूब गया सुनामी के बाद। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों का अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेन बर्मा प्लेन के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल की अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर एशिया के जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुरी दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारतीय सीमा का जो दक्षिणी बिंदु था वो था इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया है। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह श्रीलंका की ओर बड़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के कारण गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर गहराई तक गई। इसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में
आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। देखो, तमिलनाडु के समुद्र तट पर सुनामीदार और विनाश, जो सुनामी जब आती है तो पानी जो है वो नगरों में आ जाता है, यानी कि जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर भर जाता है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों में हिंद महासागर के तटीय निवासियों की जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति को अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न आकर उस अचंभे को देखने तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक दर्शकों की मृत्यु हो गई। बच्चों, आया समझ में? आपने आज सुनामी और तरंगों के बारे में पढ़ा कि तरंगे क्या होती हैं, कैसे समुद्र में आती हैं, और सुनामी क्या होती है, कैसे आती है। ठीक है, अब कल हम आपका पढ़ेंगे ज्वार भाटा। यहाँ से कल रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।